है आशा संवाद के नए एपिसोड में। हम आज आपको हैंड वॉशिंग या हाथों की सफाई के बारे में बताएंगे और चाहेंगे कि आप इसे प्रत्येक हितग्राही को इसके महत्व के बारे में जरूर बताएं। आज हमारे साथ विशेष संदेश देने के लिए डॉक्टर प्रज्ञा तिवारी, वरिष्ठ संयुक्त संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हैं। सुनते हैं उनका संदेश। नमस्कार आशा बहनों, आशा करती हूँ कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही और इस दौरान आपने अपने घरों की साफ़ सफाई और स्वच्छता पर ज़रूर ध्यान दिया होगा। आज मैं बात करना चाहती हूँ व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व के बारे में। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके माध्यम से समाज तक हमारा ये संदेश जाए कि व्यक्तिगत स्वच्छता हम रखकर बीमारियों से संपूर्ण बचाव कर सकते हैं। इससे जैसा कि आपको पता ही है कि हाथों की स्वच्छता से हम बाल्यकालीन दस्त रोग से हमारे बच्चों को बचा सकते हैं। साफ़ सफाई रखते हुए हम साफ़ साबुन और पानी से हाथों को धोने का संदेश कई बार जब हम दस्त रोग नियंत्रण की बात करते हैं तो हम देते आए हैं और यही संदेश को हमें पुरजोर फिर से दोहराना है। इसी के साथ आप जब महिलाओं से बात करती हैं, जब गर्भवती महिलाओं के पास जाती हैं, तो आपसे हम अपेक्षा करते हैं कि उन्हें आप व्यक्तिगत स्वच्छता का महत्व बताएं। बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं में माहवारी के दौरान स्वच्छता अपनाई जाए। इस दौरान हाथों को वो बार बार साफ़ करें, साफ़ सुथरे सैनिटरी नैपकिन्स का उपयोग करें। निपटान जो है वो स्वच्छता पूर्वक हो। पर्यावरण का भी हमें ध्यान रखना है। अपनी स्वास्थ्य के लिए ये भी ज़रूरी है कि आसपास का वातावरण भी हम साफ़ सुथरा और स्वच्छ रखें। गर्भवती महिलाओं में जब हम स्वच्छता की बात करें तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको ये समझाएं कि जब वो व्यक्तिगत स्वच्छता रखें तो उससे होने वाले बच्चे में भी संक्रमण की संभावना को कम किया जा सकता है। और आपके माध्यम से जब ये मैसेज घर घर तक पहुंचेगा तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि समाज में हम सकारात्मक सुधार ला सकेंगे। बहुत धन्यवाद मैडम। आगे बढ़ते हुए देखेंगे एक वीडियो जिसमें हाथ धोने के बारे में बताया गया है। आशा बहनों, ये संवाद एक तरह से आपका प्रशिक्षण भी है जिसमें पूर्व में प्राप्त प्रशिक्षणों में नई नई जानकारी अपडेट कर आपको प्रदान की जा रही है। इसीलिए यदि कोई बात आप भूल गए हों या ध्यान में नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको याद आ जाएगा। भाभी, हमारे हाथों में जो कीटाणु होते हैं वो तभी साफ होते हैं जब हम हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोते हैं। तुम्हारी लड़की तो स्कूल में पढ़ती है ना, वहाँ भी तो मास्टर जी ने बच्चों को यही सब समझाया था। ये सब मास्टर जी ने बच्चों के लिए कहा है और ठीक भी है, क्योंकि दिन भर बच्चे धूल, मिट्टी, गंदगी इन सब में खेलते रहते हैं। भाभी, बात छोटे या बड़े होने की नहीं है। हमारे गंदे हाथों में कीटाणु छुपे होते हैं और फिर ये कीटाणु पहले हमारे खाने में और खाना खाते वक्त हमारे मुंह के रास्ते हमारे शरीर में जाते हैं। इसलिए अगर बीमारियों से दूर रहना चाहती हो तो शौच के बाद, खाना बनाने और खाने से पहले हाथों को साबुन से धोया करो। खाना खाने बैठे और हाथ गंदे हो तो बीमारी हो सकती है, ये तो समझ में आया, लेकिन खाना बनाने से पहले हाथ धोना? अरे भाभी, अगर हमारे हाथ गंदे होंगे और हम उन्हीं गंदे हाथों से खाना बनाएंगे तो हमारे हाथों के कीटाणु उस खाने में जाएंगे और फिर उस खाने को खाने वाले के शरीर में जाएंगे या नहीं। इसीलिए कीटाणुओं को फैलने से रोकने के लिए भी हाथों को साबुन से धोना जरूरी है। हाँ, बात तो तुम ठीक ही कह रही हो। चलो, अब घर का सारा काम निमट गया, अब तो आप लोग भी खा लीजिए। बस मैं झटपट गर्मा गर्म पूरियां बना देती हूँ। हाँ भाभी, अब तो जोरों की भूख लगाई है। हाँ बहन जी, बस अब हुए जाता है। आटा गूंद लूं, फिर उसके बाद पूरियां तलनी शुरू कर देती हूँ। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो? अब क्या हुआ? भाभी, आटा गूंदने से पहले हाथों को साबुन से तो धो लो। फिर से? अभी गोबर उठाने के बाद तो तुम्हारे कहने पर साबुन से हाथ धोए थे। अब तो एकदम साफ है ना बहन जी? अब बहन जी बार बार हाथ धुलवाओगी तो घर के बाकी कामों के लिए पानी कहाँ से आएगा? और फिर गुड़िया के बापू भी तो आते होंगे,
उन्हें भी तो पानी चाहिए हाथ मुंह धोने के लिए, और फिर घर के बाकी सब काम। अब बार बार तो हैंडपंप पर नहीं दौड़ा जा सकता ना बहन जी। जमुना, थोड़ा सा पानी ज्यादा लग जाए ये सोचकर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकते ना। पर अम्मा जी, अभी आधे घंटे पहले ही तो आपके सामने साबुन से हाथ रगड़ रगड़ कर धोए थे। अब फिर जरा तो याद कर, हाथ धोने के बाद तूने क्या क्या किया था। क्यों, याद आया? देख जमुना, खाना बनाने से पहले या खाने से पहले हमेशा साबुन से हाथ धोने चाहिए। इसी तरह घर की साफ सफाई करने के बाद भी हाथ धोने चाहिए, और वो भी साबुन से। और अगर नाक बह रही हो, बलगम हो, तो भी हाथ साफ होने चाहिए। अब आदत होती है ना कि हाथ से नाक साफ कर लिया, फिर बच्चे बाहर से आए, जूते उतारे, कपड़े बदले, और फिर उन्हीं हाथों से उनके लिए रोटी बना दी। अब ये सब आदतें बीमारियों को ही बुलावा देती हैं। पत्थर पड़े थे मेरी अकल पर, पता नहीं कैसे भूल गई। कहीं इसी वजह से तो मेरी गुड़िया बार बार बीमार तो नहीं पड़ती? गंदे हाथों से जो खिला देती हूँ उसे। हो सकता है भाभी, आखिर गंदे हाथों से ही तो बीमारियां फैलती हैं। हे राम, मैं एक बार फिर से साबुन से हाथ धो लेती हूँ। भाभी, साबुन से अच्छी तरह से हाथ कैसे धोते हैं मैं आपको सिखाती हूँ। पहले तुम हाथ गीले करो, अब साबुन लगाओ। अब हाथों को अच्छे से रगड़िए। हाँ, ऐसे उंगलियों के बीच में। अंगूठे पर और ये उंगलियों पर नाखून, कलाइयां। और अब हाथ धो लीजिए। शबनम ने कितनी अच्छी तरीके से समझा दिया। अब तुम मुझे बताओ कि हमें कब कब साबुन से अच्छी तरह अपने हाथ धोने चाहिए। 1. शौच के बाद। 2. खाना बनाने और खाने से पहले। 3. नाक या बलगम साफ करने के बाद। 4. घर की साफ सफाई के बाद। सही जवाब है, हमें 4 बार हाथ धोने चाहिए। शौच के बाद, खाना बनाने और खाना खाने से पहले, नाक या बलगम साफ करने के बाद और घर की साफ सफाई के बाद। नमस्ते, मैं रवीना टंडन। याद रहे, खाना बनाने, परोसने और खाने से पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धोना बहुत ही ज़रूरी है। एक और ज़रूरी बात, घर में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पानी, साबुन और एक साफ तौलिया रखा हो, ताकि बच्चों को हाथ धोने की आदत डाली जा सके, तो बीमारियों से बचें और हमेशा साबुन से हाथ धोएं। हाथ कब धोने हैं? आशा या स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा बच्चे को जांच करने से पहले, खाना खाने से पहले या बच्चे को खाना खिलाने से पहले, शौचालय का उपयोग करने के बाद, बच्चे के मूत्र या मल की सफाई करने के बाद, बच्चे के मल का निष्पादन करने के बाद। हाथ धोने के चरण। नंबर 1, दोनों हाथों से अंगूठियां, कलाई में नीचे आने वाली चूड़ियां, कलाई घड़ी या कोई अन्य आभूषण या बैंड को निकालें। अब हाथों को अच्छी तरह पानी से गीला कर कलाई तक साबुन लगाएं और अच्छी मात्रा में झाग बनाएं। नंबर 2, दोनों हाथों की हथेलियों को आगे और पीछे से आपस में रगड़ें और उंगलियों के बीच के स्थान को अच्छे से साफ करें। नंबर 3, एक हाथ को मुट्ठी बनाकर उंगलियों की पिछली सतह को रगड़कर साफ करें। नंबर 4,
अब एक एक कर दोनों हाथों के अंगूठे रगड़कर साफ करें। नंबर 5, एक हाथ के नाखूनों को दूसरे हाथ की हथेली पर रगड़कर साफ करें और दूसरे हाथ के लिए इसे दोहराएं। नंबर 6, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई रगड़कर साफ करें और दूसरे हाथ के लिए इसे दोहराएं। नंबर 7, अब हथेलियों को कोहनी से ऊपर रखते हुए पानी से हाथों को साफ करें और हवा में सुखाएं। अब हमारे कार्यक्रम का अगला चरण है प्रेरक कहानी। उज्जैन जिले के घटिया विकास खंड की आशा श्रीमती शोभा मालवीय की प्रेरक और साहसपूर्ण कहानी, जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर न केवल गर्भवती और शिशु की जान बचाई बल्कि अन्य घायल परिजनों को जिला चिकित्सालय रेफर कराया। ग्राम बिछड़ौत खालसा की आशा श्रीमती शोभा मालवीय गर्भवती किरण चौहान को प्रसव पीड़ा होने पर रात्रि में पति शुभम चौहान एवं गर्भवती की माता श्रीमती सुमित्रा बाई के साथ 108 गाड़ी से घटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जा रहे थे। 108 एम्बुलेंस के सामने अचानक एक नील गाय आ गई और उसको बचाने के चक्कर में वाहन का संतुलन बिगड़ गया और वो खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में आशा को सिर पर एवं गर्भवती माता को चोटें आई। गर्भवती महिला इस हादसे से एकदम घबरा गई और उसे प्रसव पीड़ा तेज होने लगी तथा गर्भस्थ शिशु का सर बाहर आने लगा। इस स्थिति में दूसरी 108 गाड़ी को बुलाया गया, लेकिन उसके आने में समय था और गर्भवती की स्थिति बिगड़ रही थी। इसीलिए आशा ने धैर्य से निर्णय लेते हुए 2 वाहनों की व्यवस्था कराई। परिजनों तथा गर्भवती को शांत और धीरज रखने की समझाइश दी। जब तक वाहन आते उतनी देर में सड़क किनारे के घरों से महिलाओं को एकत्र किया एवं गर्भवती का सुरक्षित प्रसव कराया। शिशु को कपड़े में लपेटा। वाहन आने पर शिशु और प्रसूता को घटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई तथा दूसरे वाहन से गर्भवती की माता को उज्जैन जिला चिकित्सालय भेजा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला एवं बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण कर भर्ती किया गया। शिशु का वजन 3.200 ग्राम निकला। प्रसूता एवं शिशु को प्रावधान अनुसार उपचार किया गया, टीकाकरण किया गया। अस्पताल में आशा का उपचार किया गया। तो देखा बहनों आपने, मुश्किल वक्त में भी आशा ने अपने स्वास्थ्य और चोटों की चिंता किए बगैर गर्भवती महिला व उसके परिजन का सहयोग किया गया, जिससे एक मां और शिशु सुरक्षित और स्वस्थ रहे। हमारी आशा बहन का साधुवाद है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं और हम कोशिश करेंगे कि वे आप तक पहुंचें। कार्यक्रम का अगला और अंतिम चरण है पिछले एपिसोड में आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान। नमस्कार सर, मेरे ग्राम में एक ऐसी बालिका है जो बार बार पीरियड से होती है, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। अभी किशोरी बालिकाओं में अगर बार बार पीरियड से हो रही है तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है खून की कमी। हमारी किशोरी बालिकाओं में अगर खून कम रहता है तो उनका महीने में बार बार ब्लीडिंग होना ये संभव है। उसके साथ साथ चूँकि वो कमज़ोर है, उसके बच्चेदानी में जो सुकड़न होना चाहिए उतनी ज़बरदस्त तरीके से सुकड़न नहीं होती, इसलिए ब्लीडिंग होती है। ये तो आप लोग खुद भी देख सकते हैं फील्ड में, जब हम हीमोग्लोबिन जांच करवाते हैं या उसके लक्षणों से हम पहचानते हैं तो या वो बहुत कमज़ोर दिख रही है तो उसकी वजह से उसको बार बार पीरियड्स आते हैं। कुछ लोगों में बार बार पीरियड आते हैं, कुछ लोगों में 2-3 महीने में पीरियड आते हैं। तो ये सबसे प्रमुख कारण जो हमें जानना चाहिए वो है खून की कमी। दूसरे और भी कारण हो सकते हैं जिनके कारण बार बार पीरियड्स आता है। उसके पेट में जो हमारा बच्चेदानी है उसके अंदर कुछ गांठ हो, रसौली हो, ऐसा कुछ चीज़ हो, उसकी वजह से भी उसको बार बार पीरियड आ सकते हैं, मगर उसके चांसेस कम होते हैं। दूसरी थायराइड की कमी के कारण भी आ सकते हैं। थायराइड अगर सही मात्रा में रिलीज नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से भी उसको बार बार पीरियड आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो हमारी आशा बहन आप लोगों से अपेक्षा है कि आपको उसको किसी महिला रोग विशेषज्ञ से चेकअप करवा लें कि उसको वास्तविक समस्या क्या है और फिर वो आपको बता देंगे कि इसमें क्या करना है। हो सकता है उसको खून की कमी है तो वैसा उपचार हम करा सकते हैं, या अन्य कोई कारण है तो उनका निदान फिर डॉक्टर जो सजेस्ट करेगा उसके हिसाब से हम उसका पूरा निदान करेंगे।
मैं ग्राम बमहौरी की आशा कार्यकर्ता ऋतु बिलथरे जिला छतरपुर से हूँ। हम ये जानना चाहते हैं कि एक महिला जो कि अपने बच्चे को लगातार दूध पिलाती है, फिर भी उन्हें कैंसर कैसे हो जाता है? कैंसर किन कारणों से होता है ये हमें जानना चाहिए। जिनको हम लगातार दूध पिला रहे हैं उनकी बजाय जो नहीं पिला रहे हैं उनमें कैंसर होने की संभावना कम होती है। मगर केवल दूध पिलाने से कैंसर नहीं होगा ऐसा नहीं है। कहीं साथ में उसको दूसरे लक्षण तो नहीं है, कहीं वो तंबाकू का सेवन तो नहीं कर रहा है, उसकी जीवन पद्धति कैसा है, उसके शरीर में कहीं वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा तो नहीं है, रोग उत्पन्न करने वाले दूसरे कोई कारक तो नहीं है, उसको कोई लगातार इन्फेक्शन तो नहीं है। इन सब कारणों से कैंसर होता है। उन सब कारणों के कारण उनमें से किसी एक कारण कैंसर हो सकता है। हमारे ये निश्चित तौर पे सही बात है कि अगर स्तनपान पर्याप्त मात्रा में महिला द्वारा कराया जाता है तो और लोगों की तुलना में उसके कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। सर जी, मेरे गांव में एक बच्चा 2 किलो 300 ग्राम का था, जिसको कंगारू मदर केयर प्रदान की गई, जिससे उसका 100 ग्राम वजन हर सप्ताह बढ़ गया है। ये क्यों बढ़ता है, कई लोगों ने ये उत्सुकता से लोग पूछते हैं। कंगारू मदर केयर में जब हम अपने शरीर के स्किन, जो हमारा शरीर के स्किन का टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के संपर्क में बच्चन के शरीर का स्किन संपर्क में रखते हैं। इसलिए कंगारू मदर केयर में आपने देखा होगा कि हम पूरी सामने की अपनी कपड़े हैं उनको खोलते हैं और बच्चे को भी उसको जो नैपी वगैरह पहनाते हैं उसको पहनाने के बाद उसको हम शरीर से स्किन से संपर्क कराते हैं। और नवजात बच्चे का जो बहुत सारा ऊर्जा की खपत होती है वो होती है उसके तापमान को बढ़ाने में। तो जैसे ही हम उसको अपने पूरे कपड़े में कवर करके उसको शरीर के नज़दीक रखते हैं तो बच्चे की ऊर्जा की खपत जो वजन को बढ़ाने के लिए होना रहती है वो अधिकतम ऊर्जा उसकी वजन बढ़ाने में उपयुक्त होती है। इसलिए बहुत तेज़ी से बच्चों का वजन बढ़ता है। आपको आश्चर्य लग सकता होगा कि कंगारू मदर केयर में तो हम सिर्फ स्किन संपर्क कर रहे हैं, फिर वजन क्यों बढ़ रहा है? वजन इसलिए बढ़ रहा है कि उसके अंदर जो पोषक तत्व दिए हैं वो पोषक तत्व सिर्फ वजन बढ़ाने में उपयोग में आ रहे हैं। उसके टेम्परेचर तो हम शरीर से तापमान दे रहे हैं और बच्चे को जब शरीर के संपर्क में रहता है तो बड़ा सुरक्षित महसूस करता है, मानसिक रूप से भी प्रसन्न रहता है और हमें भी अच्छा महसूस होता है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट होने से, त्वचा से त्वचा का संपर्क होने से बच्चा बड़ा तेज़ी से वजन बढ़ने का यही कारण है, क्योंकि उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो पूरे के पूरे अधिकतम हमारे उपयोग होते हैं वजन बढ़ाने के लिए। इसलिए कंगारू मदर केयर कोई रस्म नहीं है। जितना ज़्यादा देर तक बच्चे को हम अपने शरीर के स्किन से जोड़ के रखेंगे तो उतना ज़्यादा वजन बढ़ेगा। इसलिए कहते हैं कि 1-2 घंटे 3 घंटे अलग अलग मेंबर्स, जिसमें कि माँ 2-3 घंटे माँ रख ले, 2-3 घंटे उसको उसका पिता रख ले, 2-3 घंटे कोई भी रिश्तेदार जो है वो ये अपने शरीर से इसको चिपका के रखें। उससे सिर्फ हमारा उद्देश्य है कि बच्चे को गर्म माहौल में रखा जाए। वो गर्म माहौल में रखने के लिए हम उसको स्किन टू स्किन संपर्क में रखते हैं। तो जितना हम ज़्यादा देर उसको, बीच में हमने ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बच्चे की माँ को दिया, उसके बाद बाकी समय पिता रख सकते हैं, उसकी दादी रख सकती है, उसके दादा रख सकते हैं और उनको अपन प्रॉपर जानकारी दें कि बच्चे को कोई अगर वो रो रहा है, कोई दिक्कत है, दूध पिलाना है, कुछ भी अन्य काम है, उसके बाद पुनः फिर से रख दीजिए। तो जिनका कम वजन है उनको हम बहुत लंबे समय तक कंगारू मदर केयर में अगर लगातार रखते हैं, एक सदस्य थक सकता है, 2 घंटे बाद हम सदस्य को बदल सकते हैं। 2-2 घंटे की ऐसी हमने 3 लोगों की ड्यूटी लगा दी। जो उसके साथ काम कर रहे हैं उनको भी एक जानकारी अपन पूरी दे दें, भाई इससे आपका बच्चे का वजन बढ़ने वाला है। जितना ज़्यादा देर हम उसको शरीर के संपर्क में रखेंगे बच्चे की ग्रोथ उतनी अच्छी होगी। और जैसे ही उनको पता चलता है तो उनको लगता है तो सरल और सुरक्षित उपाय है और इसके हमने परिणाम देखे और हमारी कई आशा बहनाएं इसमें खूब अच्छा काम कर रही हैं। तो हमें उम्मीद है हमारे जितने कम वजन के बच्चे हैं उनको हम सुरक्षित भविष्य देने के लिए कंगारू मदर केयर जरूर देंगे। आपने विभिन्न प्रकार के सवाल जो पूछते हैं इससे हमें भी पता चलता है कि आपको हम क्या बताना ठीक रहेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग उसमें जो कमेंट बॉक्स करते हैं उसमें ज़रूर कमेंट लिखिए। और एक और अच्छी बात है, हमारे मध्य प्रदेश की बहुत सारी आशाएं इसको देख रही हैं, कुछ आशाएं बाद में देख पाती हैं
आप इसको कभी भी देख के YouTube से जब भी चाहें इसके रेफरेंस को अन्य जगह उपयोग कर सकते हैं। जैसे कंगारू मदर केयर आप किसी को समझाने गए, वो नहीं समझ पा रहा है, तो आप उस वीडियो को उसको दिखा दीजिए, फिर वो कोई सवाल पूछता है तो आप उसको समझा सकती हैं। हमारे दूसरे प्रदेश के लोग भी इसको उपयोग कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र की बहुत सारी आशाओं ने कमेंट किए हैं, उनको मैं धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा कि आप इस सोर्स का, इस माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। आप अपने महाराष्ट्र के सभी ग्रुपों में या अन्य प्रदेश के जो लोग भी चाहें इसका उपयोग कर सकते हैं। सारे चैनल्स को देखिए। आप भी कोई सवाल पूछेंगे तो उनका हमें जवाब देकर प्रसन्नता होगी और सभी लोग इस संवाद कड़ी से लगातार जुड़े रहेंगे। हम प्रतिदिन नई नई जानकारियाँ आपको लेके आएंगे और अच्छे तरीके से, मनोरंजक तरीके से कैसे आपको सरल तरीके से नई नई जानकारियाँ उपलब्ध कराएं, उनमें आपकी जो जिज्ञासा है उनका समाधान करें। तो ये हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य है और इसी हेतु हम लोग इस माध्यम से जुड़े हैं। आप सब लोग इसमें आए और बड़ी प्रसन्नता की बात है। हम आगे भी नए नए विषय लेकर आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञ और सभी आशा बहनों का। उम्मीद है आप गंभीरता के साथ इस चैनल के कार्यक्रम को देखेंगी। कृपया YouTube चैनल को सब्सक्राइब